जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रभाकर सिंह आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबने देखा, हमारी कक्षाएं चल रही हैं और हम अपनी आगामी जो परीक्षा है हमारी उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ की, जो कि 14 जून को प्रस्तावित है, उसको टारगेट करके हम लोग उत्तराखंड की जो विंसर ईयर बुक है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो भी इवेंट्स हमारे घटनाक्रम पिछले वर्ष में घटे हैं 2025 में, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो हमारे डिस्कशन के क्रम में दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है उसमें देखते हैं। सबसे पहला एक घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ रिपीट होते हैं, तो वो रिपीट में जानबूझ के करता हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप ये मत सोचना कि ये तो पहले बताया था फिर बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन होता है और चीजें क्लियर हो जाती हैं। कोई डाउट है, यदि आपको लगता है कि कोई संदेह है, कई बार क्या होता है कि कोई स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको देख करके सही कंटेंट आप तक दूं। और कोई भी समस्या यदि आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे समान नागरिक संहिता को, जो कि 27 जनवरी 2025 को लागू हुई थी। कौन सी? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो गई है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला स्टेट है जो इसको लागू कर रहा है। और वहीं अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पूर्व किस राज्य में लागू है, तो ये गोवा में लागू है। अब गोवा में कब से लागू है दोस्तों? तो ये गोवा में 1869 से लागू है। आपको ये ईयर भी ध्यान रखना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में कब लागू हुई दोस्तों? उत्तराखंड में लागू हुई 27 जनवरी 2025। ठीक है, इसके क्या प्रावधान है वो मैं आपको बता चुका हूं। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार के जो कानून है ये सभी धर्म जाति के लिए क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा समान नागरिक संहिता। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें कुछ पॉइंट्स और भी है समान नागरिक संहिता में। इसमें विवाह के प्रावधान की बात की गई है, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। तो लिव इन रिलेशनशिप का जो पॉइंट है वो चर्चा में था, लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के यदि हम बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया है यूसीसी में। इसको यूसीसी भी कहते हैं, कई जगह आपको यूसीसी लिखा हुआ दिखेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर संवैधानिक आधार इसका देखें तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 ये किसके अंतर्गत है? ये भाग 4 के अंतर्गत है। जो भाग 4 है हमारा संविधान के नीति निर्देशक तत्व, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो उसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने इस पर एक समिति का गठन किया। और समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? वो समिति बनाई गई थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, कई क्रमों में उसमें बैठकें हुई और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया गया और 27 जनवरी 2025 को इसको लागू करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में ये सारे घटनाक्रम हुए। ठीक, तो आर्टिकल 44 इससे संबंधित है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपको बता रहा था, तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो 30 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। क्या है? पंजीकरण कराना, पंजीकरण अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशनशिप में कितने दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है? तो कितने दिनों के भीतर है दोस्तों? 30 दिनों के भीतर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और उत्तराखंड में नया भू कानून लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है? नया भू कानून। तो ये जो नया भू कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है, कितने जनपदों में लागू हुआ है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड के 11 जनपदों में लागू हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। 2 मैदानी जनपदों को इससे बाहर रखा गया है। कौन कौन से जनपद छोड़ करके? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर इससे क्या है? बाहर है। किससे? नए भू कानून से। तो टोटल 11 जनपदों में ये लागू है। इसमें क्या है कि इस कानून के तहत कृषि और बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे इन 11 जनपदों में। जो राज्य के बाहर के निवासी हैं, कृषि और बागवानी के लिए इन 11 जनपदों में भूमि नहीं खरीद सकेंगे। हालांकि औद्योगिक प्रयोजन की यदि आप बात करें तो औद्योगिक प्रयोजन के लिए जो भी पूर्वत कानून है वो यथावत बने रहेंगे और उन्हीं के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव के रूप में आनंद वर्धन जी ने शपथ ली है। आनंद वर्धन
आनंद वर्धन। ये कौन है दोस्तों? तो वरिष्ठ आईएएस हैं। कौन है? वरिष्ठ आईएएस हैं और उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव हैं। 19वें मुख्य सचिव हैं। 19वें मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक। और यदि मुख्य सचिव की बात आती है दोस्तों, तो वर्तमान तक सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल मुख्य सचिव के रूप में उत्तराखंड में किसका रहा है दोस्तों? तो सबसे अधिक कार्यकाल की यदि हम बात करें तो 2 वर्ष 250 दिन, 2 वर्ष 250 दिन के साथ उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल मुख्य सचिव के रूप में रहा है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा है। तो वो रहा है उत्पल कुमार सिंह जी का, जो कि कब से कब तक रहे हैं? 2 वर्ष 250 दिन तक का उनका लंबा कार्यकाल रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को उत्तराखंड में लागू करी गई। महिला सारथी योजना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट फिर से मैं आपको बता रहा हूं ताकि इसको आप रिकॉल कर पाए। महिला सारथी योजना ये कब लागू करी गई है दोस्तों? उत्तराखंड में ये लागू करी गई है 8 मार्च 2025 को। तो 8 मार्च 2025 को इसको लागू किया गया है। 8 मार्च की ही तिथि क्यों ली गई है दोस्तों? तो 8 मार्च की तिथि इसलिए ली गई है क्योंकि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? 8 मार्च। ठीक है। महिला सारथी योजना उत्तराखंड में लागू करी गई है। इसके तहत महिलाओं को अनुदान पर बाइक, स्कूटी, ऑटो, ये सारी चीजें महिलाओं को अनुदान पर दी जाएंगी ताकि वो अपने व्यवसाय की व्यवस्था कर सकें और जीविकोपार्जन के रूप में अपना कुछ सहयोग अपने परिवार में दे सकें। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड में अभी हाल ही में यात्रा पर थे, उत्तराखंड के प्रवास पर। हालांकि उत्तराखंड से कुछ अलग लगाव है प्रधानमंत्री जी का, एक विशेष कहते हैं ना कि एक इंटरेक्शन होता है हर स्टेट से, तो उत्तराखंड से एक अलग स्तर का लगाव भी है। और हालांकि देवभूमि है तो सबको अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। इतना सुंदर जो उत्तराखंड का जो नैसर्गिक दृश्य है, जो कि नेचुरल ब्यूटी से उत्तराखंड विद्यमान है, तो यह उत्तराखंड की एक अपनी विशेषता है जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी सुंदरता के आलोक में महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड में बागेश्वर जनपद में स्थित कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कह करके इसकी प्रशंसा करी थी। तो इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस विद्यमान हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड प्रवास पर थे और मुखबा में वो गए थे। मुखबा क्या है? मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। शीतकालीन प्रवास, ठीक है। तो मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। यहां पर उन्होंने घाम तापो पर्यटन को लेकर के एक व्याख्या दी थी, एक स्टेटमेंट दिया था कि उत्तराखंड में शीतकाल में बेहतरीन धूप खिली रहती है। घाम बोलते हैं ना, धूप को घाम बोलते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन धूप खिली रहती है, तो उस धूप को भी एक पर्यटन का स्वरूप दिया जाए ताकि मैदानी इलाकों में जब बड़ी उसमें ठंड पड़ती है, जब टेम्परेचर ड्रॉप रहता है बड़ी संख्या में, और वहां पर जब ओला और ये सारी चीजें होती हैं, बर्फ पड़ती है और गलन, उसका जो बर्फ का जो इम्पैक्ट है वो मैदानी जनपदों में चलता। शीतलहर के दौरान देखते हैं आप मैदानी जनपदों में कई कई दिनों तक सूरज भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक वहां सूर्योदय नहीं हो पाता है, तो लोग बड़ा परेशान रहते हैं। तो ऐसे में ही प्रधानमंत्री जी ने घाम तापो पर्यटन की एक बात कही है कि उत्तराखंड उस दिशा में कार्य करे और उसको अपने एक पर्यटन का हिस्सा बनाए। ठीक है दोस्तों, उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। एक परियोजना चर्चा में रही है दोस्तों, पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना, पर्वतमाला परियोजना, इस परियोजना का संबंध किससे है? तो मैं आपको बताऊं, इस परियोजना का संबंध दोस्तों रोपवे से है, रोपवे निर्माण से। ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि पूर्ववर्त में यदि आप देखें तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक योजना है ऑल वेदर रोड,
चार धाम परियोजना भी हम जिसको बोलते हैं, चार धाम परियोजना, चार धाम परियोजना, ठीक है, परियोजना बोलते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट को। तो चार धाम परियोजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के संदर्भ में चार धाम परियोजना का संबंध किससे है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें एक ऑप्शन था सड़क निर्माण, तो यही उसका राइट आंसर था। तो यदि आप ट्रेंड एनालिसिस करें तो इसका मतलब यह होता है कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पूर्ववर्ती परीक्षाओं में, उस प्रकार के क्वेश्चनों को आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना रहती है। तो हम उससे सीख लेकर के जो भी उनका ट्रेंड रहा है हमारे आयोग का, उस ट्रेंड के आधार पर हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाते हैं, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस आधार पर क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। तो पर्वतमाला परियोजना इसी प्रकार से इसका संबंध किससे है? रोपवे निर्माण से। इसी पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में केदारनाथ हेमकुंड रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। किसको मंजूरी दी गई है दोस्तों? केदारनाथ हेमकुंड रोपवे परियोजना, ठीक है, केदारनाथ हेमकुंड रोपवे परियोजना, इसको मंजूरी दी गई है दोस्तों, और पर्वतमाला परियोजना के तहत इसका विकास किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इससे ये जब रोपवे बन जाएगा तो इससे क्या लाभ होगा? करीब 8-9 घंटे का जो सफर है वो लगभग 35-36 मिनट में पूरा होगा। 8 से 9 घंटे का जो सफर है केदारनाथ यात्रा का, वो 35 से 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। 35 से 36 मिनट में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना लाभ मिलेगा और पर्यटकों की संख्या कितनी ज्यादा इसमें बढ़ेगी। और बड़ी संख्या में जब पर्यटक उत्तराखंड में पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में वहां रोजगार का सृजन होगा, बड़ी संख्या में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। ये सारी चीजें उत्तराखंड के विकास की गति को नई दिशा और दशा प्रदान करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हाल ही में चर्चाओं में रही तितली गैलरी। तितली गैलरी चर्चाओं में रही दोस्तों। इस तितली गैलरी का निर्माण कहां किया जा रहा है? तितली गैलरी चर्चा में रही, पूछा जा सकता है तितली गैलरी का निर्माण कहां किया जा रहा है दोस्तों? तो जो जॉलीग्रांट में जो हमारा एयरपोर्ट है, देहरादून का जो जॉलीग्रांट है, वहां पर जो एयरपोर्ट है हमारा, उस एयरपोर्ट पर इस तितली गैलरी का उद्घाटन किया जा रहा है, ठीक है, उद्घाटन किया गया है और वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। उसके बाद चर्चाओं में रहा नक्षत्र भवन दोस्तों, बहुत चर्चा में रहा था नक्षत्र भवन। तो ये नक्षत्र भवन जो है इसका निर्माण कहां किया जा रहा है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। इसका निर्माण किया जा रहा है दोस्तों डीडी हाट में। कहां किया जा रहा है? डीडी हाट में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक चैटबोर्ड चर्चा में था। ये डीडी हाट की स्पेलिंग थोड़ा सही करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम है इसमें 20 नंबर की हिंदी भी आएगी दोस्तों, तो हमको ठीक से लिखना है। डीडी हाट है वो, डीडी हाट, ठीक है ना। डीडी हाट कहां पर है दोस्तों? किस जनपद में पड़ता है? तो ये पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में। तो आपको ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट क्षेत्र में नक्षत्र भवन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चैटबोर्ड चर्चा में रहा था जिसका नाम था गार्गी नारी शक्ति, गार्गी नारी शक्ति। तो ये चर्चा में था। क्या है दोस्तों? ये एक चैटबॉट है। क्या है? चैटबॉट है, कह सकते हैं कि रोबोट है। जैसे एक होता है ना टेलीग्राम में एक बॉट आता है, या फिर कोई कंपनी आप देखते हैं जो आजकल की जो कंपनियां हैं सब लोग अपना टेलीग्राम व्हाट्सएप का एक नंबर देती हैं। जैसे ही आप उस व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिए तो उधर से एक ऑटो जनरेटेड ऑटोमेटेड रिप्लाई आपके पास आता है, और फिर आप उसको जो भी उसमें वो ऑप्शन देता है, 2-3 ऑप्शन, फिर आप उसमें जो भी रिप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगला रिप्लाई तुरंत आता है। तो वो चैटबॉट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक चैटबॉट डेवलप किया गया जिसका नाम है गार्गी नारी शक्ति, ठीक है ना। ये महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक पहल करी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उसके बाद सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है उसकी बात हुई है दोस्तों। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहां पर? देवप्रयाग से जनासू तक। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, देवप्रयाग से जनासू, ठीक है। ये पूरे भारत की, पूरे देश की सबसे लंबी सुरंग है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग। तो ये किस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है दोस्तों? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है उसके तहत इसका निर्माण किया गया है।
और ये देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। कितनी लंबाई है इसकी? 14.57 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, 14.57 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। और इसका निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ है दोस्तों? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। ठीक है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। ये रेल लाइन जो है दोस्तों कितने किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रेल लाइन है? 125 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रेल लाइन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, जिसमें देवप्रयाग से जनासू तक देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, जिसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर, उसका सफल कार्य का उसका संपादन किया गया और वो पूरी सुरंग को जो है एक्टिव किया गया है। उसके बाद गंगा शारदा नदी कॉरिडोर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है। और उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था, आनंद वर्धन जी का जब जिक्र आया था तो उससे पूर्व में जो हमारी राज्य की मुख्य सचिव थी, क्या नाम था उनका? उनका नाम था श्रीमती राधा रतूड़ी, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड की मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त हैं राधा रतूड़ी जी, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं, उत्तराखंड की मुख्य सचिव रह चुकी हैं। 18वें नंबर की मुख्य सचिव रह चुकी थी राधा रतूड़ी जी, और वर्तमान में 19वें नंबर की जो मुख्य सचिव हैं वो है हमारे आनंद वर्धन जी। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन जो है दोस्तों वो कहां पर खोला जा रहा है? उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन। तो ये साइकेड उद्यान जो है दोस्तों ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो इसका निर्माण उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी क्षेत्र में इसका निर्माण हो रहा है। ये हल्द्वानी कहां पर है दोस्तों? ये नैनीताल जनपद में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नैनीताल जनपद में स्थित है हल्द्वानी, और वहीं पर उत्तराखंड का राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया जा रहा है। ई रूपी प्रणाली लॉन्च की गई। अगला पॉइंट लेते हैं दोस्तों, क्या? ई रूपी प्रणाली। ये ई रूपी प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वो परियोजना बता देगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा ई रूपी प्रणाली का आरंभ किया गया, उसको प्रारंभ किया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना है हमारी दोस्तों। सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़, कौन सी? सिरकारी, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़, ये क्या है दोस्तों? ये एक परियोजना है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, क्या है? जल विद्युत परियोजना है। क्या है? जल विद्युत परियोजना। तो आपको ध्यान रखना है, रूपसिया बगड़ परियोजना क्या है? जल विद्युत परियोजना है। किस जनपद में ये स्थित है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पूछा जा सकता है, ये हाल में समाचारों में रही सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। और इससे एक सवाल बन सकता है कि सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ ये किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों गौरी गंगा पर स्थित है। गौरी गंगा कहां से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है। गौरी गंगा का उद्गम जो है मिलम ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर कहां पर है? पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित है। गौरी और काली का जो संगम होता है वो कहां पर होता है? यदि हम बात करें गौरी और काली, इनका जो संगम होता है दोस्तों, तो गौरी और काली नदी का संगम होता है जौलजीबी में। यहाँ जौलजीबी मेला भी लगता है, ये पूरे राज्य में विख्यात है जौलजीबी मेला। ठीक है, ये जौलजीबी कहां स्थित है? पिथौरागढ़ में। ठीक है ना, तो इसी पिथौरागढ़ जनपद में गौरी और काली नदियों का संगम होता है जौलजीबी नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आबकारी नीति 2025 उत्तराखंड में लागू करी गई है। आबकारी नीति 2025, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में आबकारी नीति कब लागू करी गई, लेटेस्ट जो आबकारी नीति है वो कब लागू करी गई? तो वो लागू करी गई है दोस्तों 2025 में। ठीक है, उसके बाद 2025 में ही एक और नीति उत्तराखंड में लागू करी गई जिसका नाम है योग नीति।
और योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश है। योग नीति कब लागू करी गई है? ये भी 2025 में। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहां मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहां मनाया गया था वर्ष 2025 का? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2025 का ऋषिकेश में मनाया गया था। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में मान्यता प्राप्त है और वहां का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी योग नगरी ऋषिकेश है। तो ऋषिकेश से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में भूतापीय नीति भी लागू करी गई है। भूतापीय नीति, कौन सी नीति? जियोथर्मल पॉलिसी, भूतापीय नीति, जिसको हम बोलते हैं क्या? जियो थर्मल पॉलिसी। तो उत्तराखंड ने जियोथर्मल पॉलिसी लागू करी है और यह पॉलिसी उत्तराखंड ने किस देश के साथ, किस देश के सहयोग से इस पर काम किया जा रहा है? तो इसमें उत्तराखंड प्लस आइसलैंड, आइसलैंड के साथ समझौता हो रहा है। आइसलैंड एक क्या है? यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में स्थित है। आइसलैंड के साथ उत्तराखंड ने समझौता किया और भूतापीय नीति पर दोनों देशों में समझौता हुआ है। ये क्या करेगा दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है भूतापीय संसाधनों का उपयोग करके स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना। क्या उद्देश्य है भूतापीय नीति का? भू संसाधनों का उपयोग करके स्वच्छ ऊर्जा का, स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मार्क करके रखिएगा दोस्तों। पूछा जा सकता है कि भूतापीय नीति उत्तराखंड ने किस देश के सहयोग के साथ मिलकर के इस पर काम किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा आइसलैंड। ठीक है। उसके बाद बूढ़ा बरसार है दोस्तों, जिसको ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री और सॉरी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। बूढ़ा बरसार मैंने आपको बताया था, बूढ़ा भरसार, बूढ़ा भरसार, इसको क्या किया गया है? ट्रैक ऑफ द ईयर, ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में। ये भी मैंने पहले आपको बताया था, इसको डेवलप करने की बात करी गई है। कहां पर है दोस्तों? ये पौड़ी जनपद में है। ठीक है। शायद जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था तो चमोली बता दिया था, तो आप उसको करेक्ट करिएगा। मैंने उसको करेक्शन भी दिया था बाद में, बट इसको करेक्ट करिएगा। ये पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है। बूढ़ा केदार के पास स्थित है ये, इसलिए बूढ़ा भरसार इसको कहा जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं दोस्तों, और जब इसको ट्रैक के रूप में डेवलप किया जाएगा तो और बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचेंगे, और यदि पर्यटक जहां पहुंचेंगे वहां हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, वहां व्यवसाय के अवसर जनित होंगे। ठीक है। जीविकोपार्जन के अवसर जनित होंगे, रोजगार उपलब्ध होंगे, वहां के स्थानीय लोगों को अपने जो स्थानीय वस्तुएं हैं उनका विक्रय करने के उनको अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो इस प्रकार से उत्तराखंड जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने के लिए गतिमान है। उत्तराखंड में महक क्रांति की शुरुआत करी गई है दोस्तों। इसकी शुरुआत करी गई है महक क्रांति की। ये किसके लिए करी गई है? तो ये सगंध पादप जो है हमारे एरोमेटिक प्लांट्स जिसको हम बोलते हैं सगंध पादप, ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक प्लांट, एरोमेटिक प्लांट। तो इनके डेवलपमेंट के लिए महक क्रांति के रूप में उत्तराखंड में इसको आरंभ किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है महक क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? एरोमेटिक प्लांट के उनके उत्पादन और संवर्धन से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद तेरे मेरे सपने, ये मैंने आपको बताया था महिला कौशल से संबंधित है। तेरे मेरे सपने, ये क्या है? ये एक अभियान है दोस्तों। ये क्या है? अभियान है। किससे संबंधित है? महिला कौशल से। किससे संबंधित है? महिला कौशल से। ठीक है। अब महिला कौशल से संबंधित है, ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ये अभियान चलाया गया दोस्तों सेतु आयोग के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, सेतु आयोग। ठीक है। सेतु आयोग की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है। तो नीति आयोग की तर्ज पर दोस्तों इसको बनाया गया है। किसकी तर्ज पर? नीति आयोग की तर्ज पर।
नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। वहीं यदि हम सेतु आयोग की बात करें दोस्तों, तो सेतु आयोग की स्थापना जो हुई थी 2023 में हुई थी। ठीक है, 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। सेतु आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2023 में। वहीं नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। तो आपको ध्यान रखना है सेतु आयोग। और ये जो तेरे मेरे सपने अभियान है, ये सेतु आयोग और उत्तराखंड का जो राज्य महिला आयोग है, सेतु आयोग प्लस उत्तराखंड का उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग मिल करके इन्होंने चलाया है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है? विजया रहाटकर। विजया रहाटकर। ठीक है, विजया रहाटकर जी जो हैं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, और सेतु आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है? सेतु आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, सेतु आयोग का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। और वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसके उपाध्यक्ष हैं राजशेखर जोशी। राजशेखर जोशी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, और आगे भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बचे हुए हैं, और आगामी परीक्षा तक मैं सोच रहा हूं कि बहुत अच्छे से मैं आपको ये सारा कंटेंट दे सकूं। बहुत सारे पॉइंट दोस्तों इसमें रिपीट भी हुए हैं। जो भी पॉइंट्स रिपीट हुए हैं उनको मैं इंटेंशनली रिपीट करता हूं, ताकि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजाने, कहावत आपने सुनी होगी। तो जब बार बार हम किसी एक चीज का प्रयास करते रहते हैं और उसका अभ्यास करते रहते हैं, तो वो चीजें हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। और यदि बारंबार उसको हम इस तरीके से उसको रिपीटेशन करते रहेंगे, तो एग्जाम हॉल में जो कंफ्यूजन के माध्यम से जो हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, उसकी संभावना दोस्तों कम होती चली जाएगी, तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।